हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग लेकर आए हैं थ्योरम 6.3 से आगे। देखते हैं कहाँ तक कवर होता हूँ। उद्देश्य है कि 6.5 तक एक ही वीडियो में पहुँचा दें, लेकिन रात का समय है, लाइन भाग गया तो दिक्कत होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। एंगल ए के बराबर एंगल डी। हमको थ्योरम 6.3 आप लोग पढ़िए, ये आपका है पेज नंबर 145 पर। थ्योरम 6.3 मतलब परिमेय 6.3। यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो। मैंने आपको बताई थी बच्चों कि परिमेय दो भागों में बांटा होता है। पहला भाग यदि से शुरू होता है, जो दिया हुआ में लिखेंगे। दूसरा भाग तो से शुरू होता है, जिसको सिद्ध करना होता है। तो यदि दो त्रिभुज में संगत कोण बराबर हो, मतलब हमको क्या दे दिया है, संगत कोण बराबर है, तो उसकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है। तो सिद्ध क्या करना है, संगत भुजा एक ही अनुपात में होती है, क्योंकि तो के बाद क्या लिखा हुआ है, संगत भुजा एक ही अनुपात में होती है। तो इसलिए ये त्रिभुज क्या है, समरूप है। चलिए हम लोग देखते हैं। हमको दिया है संगत कोण बराबर हो, मतलब एंगल ए के बराबर एंगल डी, एंगल बी के बराबर एंगल ई और एंगल सी के बराबर एंगल एफ। लिख दिया हुआ मैं, एंगल ए बराबर डी, बी बराबर ई, सी बराबर एफ। तो हमको सिद्ध क्या करना है, संगत भुजा एक ही अनुपात में होती है। इस साइड का भुजा संगत ये साइड का, मतलब हमको सिद्ध करना है ए बी बट्टे डी ई बराबर बी सी बट्टे ई एफ बराबर ए सी बट्टे डी एफ। बातें समझ में आ गई बच्चों। संगत कोण अगर एक ही अनुपात में हो तो संगत कोण अगर बराबर हो तो संगत भुजा एक ही अनुपात में होती है, तो ये त्रिभुज समरूप होते हैं। तो हमको संगत भुजा एक अनुपात में दिखा देना, मतलब ए बी बट्टा डी, बी सी बराबर बट्टा ई एफ बराबर ए सी बट्टा डी एफ। तो हम लोग सबसे पहले रचना करेंगे बच्चों। रचना क्या करना है, ध्यान रखना है कि इस थ्योरम में जो रचना होगी वो याद रखिएगा आप लोग। रचना क्या करेंगे कि ये त्रिभुज जितना लंबा है ना, इस त्रिभुज की भुजा ए बी जितनी बड़ी है, उतना ही बड़ा इस त्रिभुज में काटेंगे डीपी। क्या काटेंगे बच्चों, डीपी। और जितना ये ए सी है उतना काटेंगे डी क्यू, और पी से क्यू को मिला देंगे। क्या करेंगे, पी से क्यू को मिला देंगे। यहां तक बातें स्पष्ट हो गई बच्चों। मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, एक त्रिभुज बड़ा बनाना पड़ेगा, एक त्रिभुज छोटा बनाना पड़ेगा। तो रचना में क्या किए, त्रिभुज डी पी क्यू में क्या लिखे बच्चों रचना में, त्रिभुज डी पी क्यू त्रिभुज डी ई एफ में ए बी बराबर डी पी और ए सी बराबर डी क्यू काटा, तथा पी से क्यू को मिला दिया। तो रचना जितना लंबा ए बी था उतना डी पी काटे, और जितना लंबा ए सी था उतना लंबा डी क्यू काटे, और क्या कर दिए, पी से क्यू को मिला दिए। अब हम लोग प्रूफ करने जाएंगे बच्चों। तो प्रमाण देखते हैं। प्रमाण देखिए बच्चों, क्या हो सकता है, ये दोनों त्रिभुज में लीजिए, त्रिभुज ए बी सी में और छोटा वाला त्रिभुज डी पी क्यू में। तो प्रमाण में पहले देखते हैं, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी पी क्यू में। बहुत बने रहिए धैर्य के साथ, बहुत अच्छा होने वाला है आपका थ्योरम। त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी पी क्यू में क्या हो सकता है, ए बी के बराबर डी पी। कहां से आया, रचना से, अभी अभी काटे ना, ए बी के बराबर डी पी। ए सी बराबर डी क्यू, इसमें ए बी, इसमें डी पी, इसमें ए सी, इसमें डी क्यू। कहां से आया ये भी, ये रचना से आया। तो ए बी बराबर डी पी, ए सी बराबर डी क्यू, दोनों रचना से काटे। उसके बाद देखिए एंगल ए के बराबर एंगल डी, एंगल ए के बराबर एंगल डी कहां से है, ये दिया हुआ है, एंगल ए बराबर एंगल डी ये दिया है। तो इसलिए देखिए, इसलिए त्रिभुज ए बी सी क्या हो गई, सर्वांगसम हो गया त्रिभुज डी पी क्यू का। 9th क्लास में पढ़े होंगे कि दो भुजा एक कोण बराबर हुई, तो ये क्या हो गया, अब सर्वांगसम हो गया। जैसे सर्वांगसम हुआ, सर्वांगसम होने के बाद सभी भुजा सभी कोण बराबर हो जाता है, मतलब बी सी बराबर हो गया पी क्यू प्रूफ। एंगल बी के बराबर एंगल पी हो गया, एंगल सी के बराबर एंगल क्यू हो गया। तो जैसे सर्वांगसम हुआ तो बच्चों हो गया एंगल बी के बराबर एंगल पी। ठीक है, एंगल बी के बराबर एंगल पी। लेकिन देखिए आप कि एंगल बी के बराबर हमको क्या दिया है, एंगल ई दिया है, लेकिन एंगल बी के बराबर एंगल ई हम लोग अभी प्रूफ किया एंगल बी के बराबर एंगल पी। क्यों बराबर, क्योंकि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम हो गई त्रिभुज डी पी क्यू का। तो एंगल बी बराबर एंगल पी हो गई, लेकिन हमको दिया क्या है कि बी के बराबर क्या है, ई है। तो मतलब बी के बराबर पी, बी के बराबर ई, तो इसलिए क्या हो गया कि एंगल पी के बराबर एंगल ई, एंगल पी बराबर एंगल ई।
देखिए बच्चों, एक रेखा को दो इस तरह काट रही, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर हो गई। जब ये कोण बराबर हो गया बच्चों तो पी क्यू जो है समांतर हो गया ई एफ का। जैसे इसके बराबर ये हुआ तो आप लिख सकते हैं कि अर्थात क्या लिख सकते हैं, अर्थात डी पी क्यू जो है समांतर हो गई ई एफ का। ये क्या होता है बच्चों कि दो रेखा है, इसका एक रेखा ऐसे काट रही है, ये वाला कोण संगत कोण होता है। अगर ये दोनों बराबर है तो ये दोनों रेखा क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। जैसे पी क्यू समांतर ई एफ हुआ तो थ्योरम 6.1 के अनुसार क्या हो जाएगा कि एक भुजा के समांतर दो भुजा को काट रही है तो ये दो भुजा को एक ही अनुपात में काटती है। थेल्स परिमेय से हो जाएगा ये समांतर हो गया तो थेल्स परिमेय से डीपी बट्टा डीई बराबर हो जाएगा डी क्यू बट्टा डी एफ। यहाँ तक बातें स्पष्ट हो गई बच्चों। डीपी बट्टा डीई बराबर डीपी बट्टा डीएफ हो गया। अब जरा देखो डीपी के बराबर क्या काटे हैं रचना में, ए बी काटे हैं, तो यहाँ डीपी की जगह लिख दो ए बी, अब बट्टे में डीई रहने दो। अब बराबर देखो यहाँ डी क्यू के बराबर कौन काटे हैं, हम ए सी काटे हैं, तो इसके लिख दीजिए डी क्यू के जगह ए सी बट्टे में डी एफ। डीपी था बच्चों, डीपी बट्टे डी था, डीपी के बराबर क्या है ए बी है, तो डीपी के जगह लिख दिए ए बी बट्टे डी। उसके बाद देखो ए सी के बराबर डी क्यू था, डी क्यू के जगह लिख दिए ए सी बट्टे में डी एफ। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। ऐसा क्यों किए यहाँ लिख सकते हैं, चूंकि ए बी के बराबर क्या था, डी पी था, ए सी के बराबर डी क्यू था, लिख दिए। तथा ऐसा हो गया ना, मतलब देखिए क्या हो गई कि ए बी बट्टे डी ई बराबर हो गया ए सी बट्टा डी एफ। अब हमको क्या दिखाना है, बी सी बट्टा ई एफ बराबर, ठीक है। तो अब देखिए अगर इधर से रचना होता है ई साइड से तो हो जाता है ए बी बट्टा डी ई बराबर बी सी बट्टा ई एफ। मतलब अब क्या करें, रचना ई साइड से करें, फिर सारा इतना ही लंबा प्रोसेस करें, ऐसा नहीं करते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं इसी प्रकार। जब सेम प्रोसेस आने लगती है दोबारा तो क्या लिखते हैं बच्चों, इसी प्रकार के लिख के क्या लिखेंगे, ए बी बट्टा डी ई बराबर हो जाएगा बी सी बट्टा ई एफ। इसको समीकरण 2 ले लीजिए। समीकरण 1 बोल रहा है ए बी बट्टा डी बराबर है ए सी बट्टा डी एफ। 2 बोल रहा है ए बी बट्टा डी बराबर है बी सी बट्टा ई एफ। मतलब ए बी बट्टा डी बराबर बी सी बट्टा ई एफ बराबर ए सी बट्टा डी एफ। तीनों क्या हो गया, बराबर हो गया। यही चीज तो हमको सिद्ध करना था समीकरण 1 तथा 2 से। क्या हो गया, ए बी बट्टा डी ई बराबर बी सी बट्टा ई एफ बराबर ए सी बट्टा डी एफ हो गया बच्चों, ये प्रूव्ड। अतः लिख सकते हैं नीचे, अतः त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ। अगर बच्चों समझ में नहीं आया तो वीडियो को फिर से दोबारा प्ले करो और फिर से शुरू से देखो, बातें समझ में आएगी। इससे जबरदस्त पूरे यूट्यूब में नहीं। चलिए बच्चों हम लोग आ गए थ्योरम 6.4 के तरफ। थ्योरम 6.4 है बच्चों आपका पेज नंबर 146 में, मतलब उसी के 145 के उल्टे साइड में नीचे है। देखिए बोल रहा है यदि दो त्रिभुज में एक त्रिभुज की भुजाएं, परिमेय 6.4, पर यदि दो त्रिभुज में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज के भुजा की समानुपाती है, मतलब त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ में क्या हो रही है, इसकी भुजाएं इसके भुजा का समानुपाती, मतलब ए बी बट्टा डी ई बराबर बी सी बट्टा ई एफ बराबर ए सी बट्टा डी एफ है। यदि ऐसा है तो संगत कोण बराबर होता है। तो मतलब अब हमको सिद्ध क्या करना है कि संगत कोण बराबर है। तो के बाद क्या लिखा हुआ है, संगत कोण बराबर होता है, मतलब एंगल ए बराबर एंगल डी, एंगल बी बराबर एंगल ई, एंगल सी बराबर एंगल एफ। मतलब थ्योरम 6.3 प्रमेय 6.3 का उल्टा है ये। उसमें कोण बराबर दिया हुआ था, भुजा समानुपाती सिद्ध करनी थी, इसमें भुजा समानुपाती दी हुई है, कोण बराबर सिद्ध करना है। रचना बिल्कुल उसी तरह करेंगे जैसा कि थ्योरम 6.3 में किए थे। त्रिभुज डी ई एफ में ए बी के बराबर डी पी, यहां से डी पी, और ए सी बराबर डी एफ काटे, सॉरी डी क्यू काटे, तथा P से Q मिला दिया। तो अब देखिए क्या लिख सकते हैं यहाँ, ये
पी क्यू हो गया। जितना तुम्हारा ए बी है उतना डी पी है, जितना ए सी है उतना डी क्यू है, पी से क्यू को मिला दिए। अब आते हैं बच्चों हम लोग प्रमाण देने के लिए। तो प्रमाण देने के लिए जैसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे बच्चों, तो पहला स्टेप प्रमाण का देखिए हम लोग क्या करते हैं कि हमको तो दिया हुआ है तीनों भुजा समानुपाती ए बी बट्टा डी ई बराबर ए सी बट्टा डी एफ बराबर बी सी बट्टा ई एफ, लेकिन हम लेंगे अभी फिलहाल ये वाला भुजा, मतलब ये जो तिरछा बन रहा है यही दोनों लेते हैं, क्योंकि आगे काम देगा, क्यों समझ में आ जाएगा अभी। ठीक है, प्रमाण में लेते हैं हम लोग कि ए बी बट्टे डी ई बराबर हमको सिद्ध करना है ए सी बट्टे या डी एफ। ये कहाँ से आया, दिया है ना, ए बी बट्टे डी ई बराबर ए सी बट्टे डी एफ, दिया तो बी सी बट्टे ई एफ भी है, ये बराबर ये इतना बट्टे इतना, लेकिन इसका अभी यूज नहीं है तो नहीं लिखेंगे। कौन सा लिखेंगे, ए बी बट्टे डी ई बराबर ए सी बट्टे डी एफ। यहाँ तक बातें क्लियर हुई बच्चों। अब जरा देखिए, रचना से हम ए बी के बराबर क्या ले लिए हैं, डी पी ले लिए हैं, तो ए बी के जगह लिख देंगे डी पी बट्टे डी ई। यहाँ ए सी के बराबर क्या ले लिए हैं, डी क्यू, तो डी क्यू बट्टे लिख देंगे डी एफ। क्यों किए ऐसा, क्योंकि हम लोग ए बी बराबर डी पी तथा ए सी बराबर डी क्यू है, यहाँ लिख दिए हम ब्रैकेट में, ए पी बराबर डी पी, ए सी बराबर डी क्यू है यहाँ पर। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जरा देखिए क्या हो गया, डी पी बट्टे डी ई है ना, डी पी बट्टे डी क्यू बट्टे डी एफ कब होगा, थ्योरम 6.2 के अनुसार पी क्यू जब समांतर होगा ई एफ का। थ्योरम 6.3 में 1 यूज हुआ था, 6.1, इसमें 6.4 में 6.2 यूज हो रहा है, मतलब इतना बट्टे इतना बराबर इतना बट्टे इतना है, तो मतलब क्या होगा, पी क्यू बराबर है ई एफ का। ये पी क्यू समांतर है किसका, ई एफ का, इसलिए क्या हो गया, पी क्यू समांतर ई एफ। यहाँ तक बातें समझ में आ गई बच्चों। जब पी क्यू समांतर हो गया ई एफ का, तो एंगल पी के बराबर क्या हो गया, एंगल ई, एंगल पी बराबर एंगल ई, तथा जब समांतर होगा तो संगत कोण दोनों तरफ का बराबर होगा, एंगल क्यू बराबर एंगल एफ, एंगल क्यू बराबर एंगल एफ, एंगल पी बराबर ई, एंगल क्यू बराबर एंगल एफ। यहाँ तक रहने दीजिए बच्चों। और जैसे ही दोनों एंगल बराबर हुआ, एंगल पी के बराबर ई, एंगल क्यू के बराबर एंगल एफ, तो त्रिभुज डी पी क्यू और त्रिभुज डी ई एफ, यही छोटा वाला त्रिभुज देखिए, यही डी पी क्यू और इसी के साथ बड़ा वाला त्रिभुज डी ई एफ, ये वाला कोण बराबर ये वाला कोण हो गया, ये वाला कोण बराबर ये वाला कोण हो गया। जब दो कोण क्या हो गई, बराबर, और तीसरा कोण उभयनिष्ठ है, तो थ्योरम 6.3 के अनुसार त्रिभुज डी पी क्यू और त्रिभुज डी ई एफ के तीनों कोण समान हो गए, तो ये त्रिभुज क्या हो गई, क्या हो गया, समरूप हो गया। तो इसलिए देखो, इसलिए क्या हो गई, त्रिभुज डी पी क्यू समरूप हो गई त्रिभुज डी ई एफ का। कैसे हुआ बच्चों, यही इसके कोण के बराबर ये हो गया, इसके कोण के बराबर ये एंगल डी, तो त्रिभुज डी पी क्यू और डी ई एफ दोनों में कॉमन है, तो तीनों कोण बराबर हो गया ना, तो ये तीनों कोण जब बराबर हो गई तो ये त्रिभुज समरूप हो गया। और जब त्रिभुज समरूप हो जाएगी, जैसे त्रिभुज समरूप हुआ तो संगत भुजा क्या हो जाएगा, समानुपाती हो जाएगा, जैसा कि हम लोग अभी थ्योरम किसमें पढ़े, 6.3 में। तो संगत भुजा इसका क्या है, इसका डी पी बराबर बट्टे डी क्यू, इसका पी क्यू बराबर ई एफ, अब बट्टे, और उसके बाद डी क्यू बट्टे डी एफ, सब बराबर, मतलब लिख दे रहे हैं मैं यहाँ पर डी पी बट्टे डी ई बराबर डी क्यू बट्टे डी एफ बराबर पी क्यू बट्टे ई एफ। ठीक है, इसको हम लोग देख लेते हैं समीकरण 1 के रूप में। नहीं लिखिए अभी, रहने दीजिए समीकरण 1, डी पी बट्टे डी ई बराबर डी क्यू बट्टे डी एफ बराबर पी क्यू बट्टे ई एफ हो गया। ठीक है, अब जरा यहाँ से देखिए, डी पी के बराबर किसको काटे हैं, ए बी ना। अब फिर उल्टा मान, यहाँ देखिए ए बी के जगह डी पी भरे थे, अब डी पी के जगह ए बी भरेंगे। यहाँ पर डी पी है, इसके जगह रखिए ए बी, अब बट्टे डी ई। अब जरा देखिए डी क्यू किसके बराबर है, ए सी, तो ए सी, अब बट्टे डी एफ। अब बराबर क्या हो गया यहाँ पर, क्योंकि पी क्यू के बराबर तो कुछ काटे नहीं थे, तो पी क्यू बराबर बट्टे ई एफ। अब जरा देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए ध्यान से।
अब देखिए लेकिन 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 क्या लेकिन ए बी बट्टे डी ई के बराबर क्या है, बी सी बट्टे ए एफ है, बी सी बट्टे ई एफ बराबर ए सी बट्टे डी एफ। मतलब हमारा क्या है दिया हुआ ए बी बट्टे डी ई के बराबर ए सी बट्टे डी एफ बराबर बी सी बट्टे डी एफ। यहाँ देखो है ना ए सी बट्टे डी एफ, ए सी बट्टे डी एफ। यहाँ तक तो ठीक है, ए बी बटे डी बराबर ए सी बटे डी एफ। अब बराबर इसके बराबर में क्या है बच्चों, बी सी बटे ई एफ। ये समीकरण 1 और समीकरण 2। अभी ऐसा आया ए बी बटे डी बराबर ए सी बटे डी एफ बराबर पी क्यू बटे ए एफ, लेकिन ए बी बटे डी बराबर ए सी बटे डी एफ बराबर क्या था, बी सी बटे ई एफ। मतलब ये वाला पार्ट मिल रहा है, तीसरा पार्ट नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है मतलब इसका मतलब ये बराबर ये हो गया, मतलब पी क्यू बटे ई एफ बराबर बी सी बटे ई एफ। क्यों हुआ बराबर, क्योंकि इसके बराबर ये, इसी के बराबर ये, तो ये दोनों आपस में क्या हो गई, बराबर हो गई समीकरण 1 तथा 2 से। इसके बराबर ये, इसी के बराबर ये, तो मतलब ये दोनों भी आपस में क्या बराबर, समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 तथा 2 से हो गया पी क्यू बट्टा ई एफ बराबर बी सी बट्टा ई एफ। देखो ई एफ से ई एफ कट गया, इधर भाग में उधर जाएगा, गुना में तो कट जाएगा, इसलिए क्या हो गया पी क्यू के बराबर बी सी। अब देखो क्या हो गया, पी क्यू बराबर प्रूफ हो गया बी सी। अब ये छोटा वाला और ये छोटा वाला त्रिभुज में लेते हैं अगला स्टेप में, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी पी क्यू में। डी पी क्यू में क्या क्यों लिए इन दोनों में, जरा देखते हैं। दोनों त्रिभुज में ए बी के बराबर डी पी कहाँ से है, रचना से, ए बी बराबर डी पी। और उसके बाद ए सी बराबर डी क्यू कहाँ से है, रचना से। यहाँ लिख सकते हो ये भी रचना से और ये भी रचना से। लेकिन बी सी बराबर क्या हो गया पी क्यू, अभी अभी प्रूफ किए बी सी बराबर पी क्यू, बी सी बराबर पी क्यू कहाँ से आया, ऊपर सिद्ध है, अभी सिद्ध किए ना बी सी के बराबर पी क्यू। तो इसका मतलब ये वाला त्रिभुज में, छोटा वाला दोनों त्रिभुज में, इसके भुजा बराबर इसका भुजा, इसके ई भुजा बराबर ई भुजा, ई भुजा बराबर ई भुजा, तीनों भुजा बराबर हो गई, इसलिए त्रिभुज ए बी सी जो है सर्वांग सम हो गया त्रिभुज डी पी क्यू के। जैसे सर्वांग सम हुआ बच्चों, क्या हो जाएगा कि एंगल ए के बराबर एंगल डी, एंगल बी के बराबर एंगल पी, क्योंकि सर्वांग सम है तो ये वाला कोण बराबर ये वाला कोण, ठीक है। उसके बाद एंगल पी बी के बराबर एंगल पी, लेकिन अभी अभी हम लोग प्रूफ किए थे यहाँ पर एंगल पी के बराबर क्या है ई, बी के बराबर पी और बी यही पी के बराबर ई, तो मतलब बी और ई भी क्या हो गया आपस में बराबर हो गया, तो बराबर एंगल ई। एंगल सी के बराबर क्यू प्रूफ हुआ, तो वही क्यू के बराबर एफ था, एंगल सी बराबर एंगल क्यू बराबर एंगल एफ। तो देखिए एंगल ए के बराबर डी प्रूफ हो गई, बी के बराबर ई प्रूफ हो गई, सी के बराबर एफ प्रूफ हो गया। इसलिए त्रिभुज ए बी सी जो है यही तो सिद्ध करना था कि तीनों कोण क्या है बराबर है, ए के डी, बी के ई, सी के एफ। इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप हो गई त्रिभुज डी ई एफ का प्रूफ। संगत को भुजा बराबर दिया हुआ था, संगत कोण को समान दिखानी थी, सो हम दिखा दिए। एक बार और समझाता हूं बच्चों, इसमें 3 स्टेप काम किया। पहला स्टेप में क्या किए कि इसके पैरेलल इसको प्रूफ किए, यानी पी क्यू के पैरेलल ये कैसे किए, तो दिया हुआ जो था उसको रचना के साथ मिला के इसके पैरेलल ये किए, मतलब इसका पैरेलल इसको प्रूफ करना है। जब पैरेलल हो जाएगा तो ये छोटा वाला और ये बड़ा वाला को समरूप दिखा देना है। जैसे छोटा वाला बड़ा वाला समरूप दिखेगा तो हमको किसी अचानक तब हमसे क्या प्रूव हो जाएगा, बी सी के बराबर पी क्यू। अब बी सी के बराबर पी क्यू हुआ तो तीनों भुजा इसका बराबर हो गया, 2 को रचना से बराबर किए थे, अभी इसको प्रूफ कर दिए। तो तीनों भुजा जब बराबर हो गया तो अगला स्टेप होगा तुम्हारा त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी पी क्यू को सर्वांग सम दिखाना। और जैसे सर्वांग सम दिखाया, संगत कोण इनके बराबर होंगे और पहले से पी के बराबर ई प्रूफ वहां हो चुका था, तो अगला स्टेप में ये अपने आप तीनों कोण समान हो जाएगा। चलिए बच्चों चलते हैं थ्योरम 6.5 के तरफ। चलिए बच्चों पढ़िए, तो थ्योरम 6.5 आपके बुक में है, थ्योरम 6.4 के बाद 6.5 पढ़ा मैं 6.5। यदि एक त्रिभुज का एक कोण, कोई त्रिभुज है बच्चों और बोल रहा है इसका एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर है,
मतलब इस त्रिभुज का एक कोण दूसरे के एक कोण के बराबर है, तो दिया हुआ में आ गया समझ में कि इसका एक तथा नहीं, यहाँ पर तो नहीं है, तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजा। समझा रहा हूं मैं ये कहना क्या चाह रहा है कि एंगल ए के बराबर एंगल डी है, तो ए को अंतर्गत कौन कर रहा है, ए बी और ए सी से घिरा हुआ ही है, और डी को अंतर्गत कौन कर रहा है, डी ई और डी एफ। अंतर्गत करने वाली भुजा समानुपाती है, मतलब एंगल ए के बराबर एंगल डी तथा ए बी बट्टे डी बराबर ए सी बट्टे डी एफ। कोण बराबर है और अंतर्गत करने वाली भुजा समानुपाती है, तो सिद्ध करना है कि दोनों त्रिभुज समरूप है। तो इस पर भी रचना बिल्कुल उसी तरह करेंगे बच्चों, किस तरह, जिस तरह के और सब में करते थे। ए बी के बराबर डी पी और ए सी के बराबर डी क्यू, काट के पी से क्यू को मिला दिया। यहां तक हम लोग लिख चुके हैं। चलते हैं आगे। तो बच्चों समझ में आ रही है? अगर समझ में नहीं आ रही तो वीडियो को दोबारा प्ले करके देखिए और अपने दोस्तों से शेयर करना मत भूलिए बच्चों, बहुत मेहनत लगती है। जब ताजमहल बनाया जाता है ना बच्चों, बनाया गया था 12 वर्ष से भी अधिक समय लगी थी। शाहजहां एक सम्राट था पूरे भारत का, चाहता तो पूरे भारत के मजदूर को लगवा के 1-2 वर्ष में तैयार कर लेता, लेकिन ऐसा नहीं क्यों? क्योंकि एक एक पत्थर को घिसा, खूबसूरत बनाया। जितना सुंदर बनाना है ना महल हम अपना, उतना समय देना पड़ेगा। अगर आप हड़बड़ी कर रहे हो तो समझ लो कि आप कितना भी मेहनत कर लो, कितना भी ताकत लगा लो, हजारों की संख्या में व्यक्ति लगा देता ताजमहल में, हड़बड़ी करता तो सुंदरता नहीं बनती। अगर आपको सुंदर मंजिल चाहिए तो आपके अंदर धैर्य होना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि 1 महीने 2 महीने में सिलेबस को ख़त्म कर लेना है, ख़त्म तो हो जाएगा, पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी, बेहतर ख़त्म हो जाएगा, लेकिन जो चमक बननी चाहिए वो चमक नहीं बनेगी, जो सुंदरता बननी चाहिए वो सुंदरता नहीं बनेगी। मूर्ति को कैसे तराशना है, हीरे को कैसे तराशना है, ये मूर्तिकार जानता है, जोहरी जानता है। बच्चे को कैसे स्टॉप करवाना है, ये टीचर जानता है। अगर आपको सम्मान पाना है बच्चों ना, टॉपर बनने का सम्मान, तो सामने वाले को भी सम्मान दो। अगर आप अपने टीचर में अपने गुरु को नहीं देख पा रहे हैं, उसके अंदर के भावनाओं को नहीं समझ पा रहे हैं, तो आपको नहीं फिर टॉपर बनने की क्षमता को छोड़ देना चाहिए। मैं अगर टॉपर बनने का ख्वाहिश है तो धैर्य रखो, बिना धैर्य का कुछ नहीं हो सकता। एक कहानी सुनाता हूँ थोड़ा सा। रतन टाटा को पूछा गया, रतन टाटा को तो सब जानते हो, बहुत बड़े दिग्गज व्यक्ति हैं, कि आप चलनी में, आटा चालने वाला चलनी होते हैं ना, चलनी में पानी लेकर कैसे जाओगे? चलनी में पानी जाएगा? तो रतन टाटा का आंसर था बच्चों कि मैं उसके बर्फ बनने तक का इंतजार करूंगा। इस सेंटेंस से उसका धैर्य का पता चलता है, तभी आज वो इतने बड़े व्यक्ति हैं। अगर आपको बड़ा बनना है बच्चों तो धैर्य रखना पड़ेगा, अन्यथा बड़े बनने का सपना तो खैर छोड़ दो, तुमसे नहीं हो पाएगा। चलिए चलते हैं आगे। प्रमाण देखेंगे बच्चों कि त्रिभुज ए बी सी जो है, हमको प्रूफ करना है त्रिभुज डी ए एफ के क्या है, सर्वांग सम है। तो देखिए ये साइड बराबर ये साइड दिया हुआ है ना, वही चीज लिखेंगे, ए बी बट्टे डी ई, ये बहुत आसान है, बराबर ए सी बट्टे डी एफ दिया हुआ है। ये कहाँ से आया, ये दिया है, ठीक है। तो जरा देखिए ए बी के बराबर डी पी काटे हैं ना, इसके जगह लिख दीजिए डी पी बट्टे डी ई। अब बराबर हो गया, इसके बराबर क्या काटे हैं, डी क्यू काटे हैं, तो यहाँ लिख दीजिए डी क्यू बट्टे डी एफ। तो डी पी बट्टा डी ई बराबर डी क्यू बट्टा डी एफ कब होगा, जब पी क्यू समांतर हो जाएगा ई एफ का, इसलिए हो गया पी क्यू समांतर ई एफ। और जैसे ये समांतर हुआ तो एंगल पी के बराबर एंगल ई, एंगल पी के बराबर एंगल ई, तथा एंगल क्यू के बराबर क्या हो गया, एंगल एफ। मतलब ये वाला कोण के बराबर ये वाला कोण, ठीक है। तो अब इसको समीकरण 1 बना के छोड़ दीजिए, P के बराबर E, Q के बराबर F। यहां तक समीकरण 1 बना के छोड़ दीजिए। अब लीजिए ये दोनों त्रिभुज में, कौन सा त्रिभुज में बच्चों, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DPQ में, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DPQ में एंगल A के बराबर एंगल D दिया हुआ है, देखो है ना, कहाँ से आया, दिया है। उसके बाद ए बी बराबर डी पी, काटे हैं रचना से, ए बी बराबर डी पी।
कहाँ से आया ये? रचना से। अगला ए सी बराबर डी क्यू, ए सी के बराबर डी क्यू, ये भी कहाँ से आया? रचना से। देखो एक कोण दो भुजा दोनों त्रिभुज में बराबर हो गई, इसलिए त्रिभुज ए बी सी जो है सर्वांगसम हो गया त्रिभुज डी पी क्यू का। जैसे सर्वांगसम हुआ एंगल बी के बराबर क्या हो गई? एंगल पी, एंगल बी के बराबर एंगल पी, लेकिन इसी बी के पी के बराबर क्या है? ई, तो अब इसलिए लिख सकते हैं एंगल बी के बराबर एंगल ई, ठीक है। तथा एंगल सी के बराबर क्या हो गया? एंगल क्यू, क्योंकि सर्वांगसम है सीपीसीटी से एंगल सी बराबर एंगल क्यू, लेकिन इसी क्यू के बराबर क्या है? एंगल एफ, तो इसलिए क्या हो गया? एंगल क्यू के बराबर एफ था, तो पी सी और एफ भी क्या हो गया? आपस में बराबर, एंगल सी बराबर एंगल एफ। तो अब जरा देखिए क्या हो गया, एक के बराबर डी तो दिया हुआ ही था, ठीक है, और उसके बाद बी के बराबर ई अभी प्रूव हो गया और सी के बराबर एफ अभी प्रूव हो गया। मतलब त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ में तीनों कोण क्या हो गई? बराबर हो गई। तो यहाँ लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ में, डी ई एफ में एंगल ए बराबर एंगल डी दिया है, एंगल बी बराबर एंगल ई ऊपर सिद्ध है, एंगल सी बराबर एंगल एफ ऊपर सिद्ध है। यहाँ लिख देना, दिया है ऊपर सिद्ध है, ऊपर सिद्ध है, इसलिए त्रिभुज ए बी सी जो है समरूप हो गया त्रिभुज डी ई एफ का। चलिए बच्चों ये प्रूव्ड हो गई, बस वीडियो को शेयर कीजिए, धन्यवाद।